अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। जैसे जैसे मुबैना ऑडियो वीडियोस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उनके चाहने वालों के खिलाफ आ रही हैं, इसका तमाम तर फायदा भी पीटीआई को होने जा रहा है। ये कोई मैं आपके सामने तज्जिया पेश नहीं कर रहा, बाकायदा तौर पर एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया जिसको आप कह सकते हैं कि सैंपल केस, और लोगों से इसके बारे में राय ली। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहने वाला है वो तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये किसी किस्म की भी कोई हकीकत है। और वो लोग जो इसको हकीकत समझते हैं उनका कहना ये है कि ये कि हर एक का एक ज़ाती मसला है और इस चीज़ों को उछालने से मज़ीद गंद तो फैलेगा, लेकिन किसी तरह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि उल्टा उनको इसका क्या होने जा रहा है, फ़ायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर एक दो दिन छोड़ के, हफ्ता छोड़ के, और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा इस सिलसिले में इजाफा देखने में आएगा। तो ये मुबैना ऑडियोज वीडियोस क्यों मार्केट में लेकर आई जा रही हैं और कौन लोग हैं जो इसकी सलाहियत रखते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकें, इस पर भी खासी जो है तशवीश पाई जा रही है। और ये एक सोचने का मकाम है कि ये इल्ज़ाम किसके ऊपर जा रहा है, और ये खैर उन्हीं को सोचना चाहिए जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये जा रहा है। लेकिन मसला ये है इसके पीछे सारा वो एक ही है, वो है इस वक्त आपकी इकॉनमी। इकॉनमी जो है वो बदतरीन सूरत हाल का शिकार है, और इस वक्त मुल्क अल्लाह ना करे कि दिवालिया टेक्निकली तो बस हो ही चुका है। उसकी वजह ये है कि आप खुद देख लें कि अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। इमरान खान साहब का जो दौर था उसमें भी हम कोई उनकी तारीफ नहीं करते रहे, जहाँ पे तनकीद बनती थी तनकीद भी की, और जहाँ पर रहनुमाई कर सकते थे जितनी हमारी सलाहियत थी उसमें रहनुमाई भी करते थे। उनकी दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 12.0%, 12%। इस वक्त जो इन्फ्लेशन दिसंबर का गुजरा है वो 24% जबल से ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो है मज़ीद एक तो सनत जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लातादाद फैक्ट्रीज हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है, नाम भी मौजूद है, जो इस वक्त बंद हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन पर बात करेंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है वो ये है कि इस वक्त टोटल इम्पोर्ट पर इन्होंने जो है पाबंदी लगा दी है, और ये सोचे बगैर कि उसके असरात क्या होने थे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इम्पोर्ट जो है बेहतर नहीं होती। हाँ, उस सूरत में बेहतर नहीं होती कि आप हर चीज़ अपने मुल्क के अंदर पैदा कर लें, लेकिन बाज़ चीज़ों की इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट था, मशीनरी थी। उसके साथ साथ जो अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं वो भी, खैर इसको मैं एक बदकिस्मती ही कहूँगा कि एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम अपनी खुराक की चीज़ें यहाँ पर पैदा करने में खुद कफ़ील नहीं है, जिसकी वजह से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। वो इससे पहले आपने खबर सुनी कि प्याज आ चुका है, अदरक आ चुका है, उसके कंटेनर्स आ चुके हैं और वो पोर्ट पे पड़े हुए हैं। और जो है उससे डेब्रिज पड़ना शुरू हो जाता है। वो क्या है कि जब भी कोई शिपमेंट आके पोर्ट पे लग जाती है तो वो उसका किराया स्टार्ट हो जाता है। वो उसका वहाँ से रेंट लेते हैं, जितना अरसा खड़ी रहेगी उसका उतना रेंट लिया जाएगा। अब हमारे मुल्क में इसकी वजह से पहले फैक्ट्रियाँ बंद हुई, लोग बेरोज़गार हुए और इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसकी तरफ मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था और इस पे तवज्जो दिलाने की कोशिश की थी, और बहुत सारी रिपोर्टर्स को भी कहा कि इसके ऊपर आप काम करें, ये बहुत बड़ा इससे मुल्क का नुकसान होगा। अब क्या है कि अब मसला है सोयाबीन का। सोयाबीन जो है वो पोल्ट्री फीड के अंदर इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में इतना नहीं बनता, इसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। अब एक तरफ से ब्रायलर मुर्गी, अंडे और उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है आपके सामने है, ये किस हद तक ज़रूरी है कि तकरीबन 30,000 के करीब फार्म्स उनको ख़तरा है कि वो बंद हो जाएंगे, और 300 फैक्ट्रीज़ हैं जो कि फीड्स बनाई जा रही थी, और लाहौर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वो तो तकरीबन बंद ही हो गई। अब ये तकरीबन कितना सोयाबीन है जो कि इस वक्त पोर्ट पे आकर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो डालने की ज़रूरत है कि ये देखें, ये आ, क्या है, एक तरह की दाल है और इसको बीज कह सकते हैं आप ये कब तक वहाँ पर जो है पोर्ट पे पड़ा रहेगा, इसके ख़राब होने का भी ख़तरा है।
130,000 यानी 1,30,000 टन जो है ये सोयाबीन है, और जिसकी मालियत क्या बनती है, 22 मिलियन रुपीज इसकी मालियत बनती है। ये आया हुआ है, ये पोर्ट पे खड़ा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही कि एलसी खुल सके। एलसी होती है या फिर कैड होता है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। किसी भी किस्म की पेमेंट पे इस वक्त जो है हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, ये सोच के कि हमारे पास इस वक्त डॉलर ख़त्म हो चुके हैं और डॉलर बचाने का सिर्फ यही तरीका है कि इम्पोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब इसका असरात क्या पड़ेंगे, कि लोग अगर थ्रू प्रॉपर चैनल एक चीज़ नहीं मंगवा सकेंगे तो वो उसके और रास्ते ढूंढेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ से पेमेंट नहीं जा सकेंगी तो फिर क्या होगा, फिर हुंडी के जरिए या दीगर जो है गैर कानूनी तरीके अपनाकर यहाँ से रकम को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा क्राइसिस इस तरह से खड़ा हो गया है कि मुर्गी जो तकरीबन 350, 375, 400 रुपए थी, वो इस वक्त पहुंच गई है 552, यानी तकरीबन 550 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त हो चुका है। और अंडा जो कि 225, 250 के करीब जो है मिल रहा था, वो उसमें भी मजीद इजाफा होगा और ये क्राइसिस रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये मजीद बढ़ेगा। ये है सारी रामलीला जिसकी वजूहात है ये ऑडियो वीडियो स्कैंडल की आवाम की तवज्जो हटानी है, और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए। अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल थी वो पहले ही इस मामले में थोड़ी सी बदनाम थी, जिसको मैं बाकायदा तौर पर माजरत के साथ यहाँ पर बयान करूँगा कि अगर दुनिया में देखा जाता था कि गैर अखलाकी मवाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखा जाता है तो पाकिस्तान का नाम खैर से टॉप पे आ जाता था, जो कि एक वाकई नहायत अफसोसनाक बात थी। अब क्या किया जा रहा है, रोज़ाना की तादाद में ऑडियोज़ और वीडियोज़ और ऐसे ऐसे अफराद की जो मारूफ हमारे फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अब उनको भी इसके अंदर डाल दिया गया है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है कि पहले तो ख़ास किस्म का एक तबका इन गैर अखलाकी मवाद को देखता था, अब हर एक शख्स इसको देख रहा है, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो कि ड्रामे वगैरह देखती हैं, वो भी अब इन चीज़ों के पीछे हैं और वो भी तो सुनती हैं कि भाई ये क्या आ गया, क्या आ गया, हर एक के जहन में तजस्सुस होता है। पहले होता ये था कि अगर किसी भी मामले से किसी भी क्राइसिस से कोई तवज्जो हटाना मकसूद होती थी तो एक नया क्राइसिस खड़ा कर दिया जाता था, क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस खड़ा कर दिया जाता था। क्या होता था, कभी कोई ट्रेन हादसा हो जाता था, या फिर इसी तरह कोई जो है बम ब्लास्ट हो जाता था, या फिर सेक्टेरियन किलिंग स्टार्ट हो जाती थी, या फिर अकलियतों के ऊपर तशद्दुद जो है शुरू हो जाता। उसकी वजह क्या होती थी कि एक पहलू से नज़र हटाने के लिए इस तरह के जो है सिलसिले शुरू किए जाते थे। अब ये काम जो है डिजिटल दौर में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, और इसमें अब क्या है कि किसी भी शख्स की या फिर किसी भी तबके की तवज्जो हटानी है तो उसका सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ाकार बन गया है कि घटिया किस्म के स्कैंडल्स मंजर आम पर लाएं, उन पर डिस्कशन हो, उन पर डिबेट हो, उन पर ये सारा दिन डिबेट हो, ये दुरुस्त है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत नहीं है। अब इस पे लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, और आगे से अगर कोई कहता है कि ये पीटीआई की एक वीडियो ऑडियो सामने आ गई है तो वो कहते हैं कि इससे क्या हुआ, पीपल्स पार्टी की, जरदारी की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये एक मुकाबला चल पड़ा है जिसका अंजाम जो होगा बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा, और इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि हमारी तवज्जो हटाई जा सके। लेकिन ये बात मेरी एक बार फिर याद रखिएगा कि इसका जो असरात हैं, अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सब चीज़ें पीटीआई के अगेंस्ट जाएंगी, नहीं, ये पीटीआई के अगेंस्ट नहीं जाएंगी। क्यों? उनका जो फॉलोअर है वो तो मानने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं है, और जो इस दौर का सबसे बड़ा हथियार था डिजिटल मीडिया, उसके ऊपर इमरान खान साहब की बहुत पहले से इसके ऊपर नज़र थी, और ना सिर्फ नज़र थी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। ना सिर्फ पीटीआई की डिजिटल और जो सोशल मीडिया टीम है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उसके अलावा पाकिस्तान भर के चाहे यूट्यूबर्स हों, चाहे ब्लॉगर्स हों, चाहे कोई इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले हों, चाहे टिकटॉकर्स हों, सब से इमरान खान साहब गाहे बगाए
मुलाकात कर चुके हैं और ये मुलाकातें उनकी जारी हैं, जिसके अंदर अगर लोगों की तादाद यहाँ पर बताई जाए तो वो सैकड़ों में बनती है। अब ये लोग कौन हैं जिनके फैन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिनके सुनने वाले ज़्यादा हैं। जब वो इमरान खान साहब उनसे बात करते हैं तो वो उनका नुक्ता नज़र आवाम तक पहुंचाते हैं। लिहाजा मेरी एक बात याद रखिएगा, इस वक्त जो सबसे हमारा बड़ा मसला है वो हमारी इकॉनमी है। इस इकॉनमी को कैसे बेहतर किया जाएगा और क्या इसको बेहतर करने का यही तरीका कार है कि पाकिस्तान की मोटरवेज, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स या असासा जात जैसे कि होटल्स थे उनको बेच दिया जाए या गिरवी रख दिया जाए या किराए पर चढ़ा दिया जाए, क्या यही तरीका कार रह गया? अगर ये इतने ही मुखलिस हैं हमारे साथ, तो जो इनके अरबों रुपए बैरून मुल्क पड़े हुए हैं उनको यहाँ पर मुल्क में वापस क्यों नहीं लेकर आते? और आज ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, ये गेम उल्टी पड़ेगी। ये चाह रहे हैं कि इस तरह से किरदार कुशी करके इमरान खान का ग्राफ गिराया जा सके। ये ग्राफ गिरेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। और ख़ास तौर पर जो आज़ाद ख्याल तबका है हमारा, उनकी सिंपैथी, उनकी हमदर्दी भी इमरान खान साहब के साथ चली जाएगी। मैंने पहले कहा था कि इमरान खान के सितारे को अभी अरूज है, जवाल नहीं है, मेरी ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर बहुत इंतहाई हंगामी बुनियादों पर इकदाम ना किए गए तो पहले ही महंगाई से आवाम पिस रही है। 2 वक्त की रोटी खाना इस वक्त एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो चुका है। आने वाले वक्त में ये अमीरों के मुंह से भी नवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है, एक एक पे मैं अगर बात करना शुरू कर दूं तो कई घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तैयार रहें। अब रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी और मेरा मशवरा ये है कि इन चीज़ों को बेहतर यही है कि इग्नोर कर दें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और उनको भी अच्छा मैसेज जाएगा जो ये सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। और इस वक्त जो पोल्ट्री के साथ सूरत हाल बन चुकी है, तो याद रखिएगा कि पोल्ट्री हमारा 50% मीट जो मुल्क में हासिल होता है वो ब्रायलर चिकन से हासिल होता है। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो इसके साथ साथ दूसरा जो गोश्त है, चाहे वो मटन है, बीफ है, उन फिश है, उनकी प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी। अब ये सोचना है कि किसने ने मशवरा दिया था कि आप इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दें और अपने पैसे बचाना शुरू कर दें। इस दलदल में धकेलने वाला कौन है ये सब वैसे जानते तो हैं, लेकिन वक्त जो है ये चेहरों से नकाब ज़रूर उठाएगा। अपना इसके साथ साथ ख्याल रखिएगा और ज़रा ख्याल करें, जहाँ भी कोई ब्रायलर मुर्गी आपको नज़र आए तो उससे एक दफ़ा पूछ ज़रूर लें कि क्या तुमने आज खाना खाया है या तुम्हें भी आज फीड नहीं मिली। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए और मैं ये सिलसिला इसी तरह इकोनॉमिक इश्यूज़ पे जारी रखूँगा तो इसको काइंडली शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ कोई भी सवाल हो, कोई भी पॉइंट हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।